हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। स्वागत है आप लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगले लेक्चर में आपके अपने बैच अर्जुना जेई फास्ट ट्रैक में। सो बच्चा लोग, हम लोगों ने ना अभी तक के सेशन में बोहर मॉडल को शुरू कर दिया है और बोहर मॉडल के बारे में कुछ खास खास टिप्पणियां करी हैं, कुछ खास खास बातें करी हैं, है ना। जब हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर ली थी तो आपको यह बात याद होगी कि मैंने लास्ट लेक्चर जाते जाते एनर्जी पे छोड़ा था और आपको कुछ एनर्जी की वैल्यूज याद करने के लिए कहा था। मैंने आपको बाय एग्जाम्पल भी समझाया था बकायदा कि यार अगर ये वैल्यूज आप याद रख लेते हो तो आपका क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एनर्जी के अलग अलग ऑर्बिट लेवल्स पे वैल्यूज याद करी थी और हमने कहा था कि यहां से अगली चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तो बेटा जी प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बेटा जी, हम लोग बात ये करने जा रहे हैं कि कैसे उन एनर्जी लेवल्स को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी जाती हैं। सर टाइप्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है बेटा? टाइप्स ऑफ एनर्जी का यह मतलब है कि एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, और भी अलग अलग तरीके की बाइंडिंग एनर्जी और भी तरह तरह की एनर्जीज होती हैं। हमें सबके बारे में बात करनी है। मैंने आपको जाते जाते एक्साइटेड स्टेट का एक नॉलेज दिया था कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। आई होप आप लोगों को वो समझ आया होगा, राइट? ठीक है बेटा, तो हमें एक लेक्चर कैंसिल करना पड़ गया था क्योंकि हेल्थ वाज नॉट गुड, गला थोड़ा खराब था, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था भाई, बैंड बजी पड़ी थी गले की। तो हमने सोचा एक दिन रेस्ट करते हैं ताकि बच्चों को पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा पाए अगले लेक्चर में, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखिएगा, हम लोग एक बार बातचीत करेंगे रिवीजन के थ्रू, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हम बोहर मॉडल के रिवीजन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गो थ्रू कर लेंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात करेंगे तो थोड़ा इस पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर बेटा हम शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। और इसमें हमको डिटेल में पढ़ना होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है, शुरुआत में ही कह रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, चीजें अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के बाद ये सारी चीजें आएंगी, तो एक एक करके सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं शुरू करूं बोहर मॉडल के बेसिक पॉइंट से, अगर मैं शुरू करूं बोहर मॉडल के बेसिक पॉइंट से, तो ध्यान से सुनिएगा। देयर आर सर्टेन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस such that if electron will be revolving in these orbit, then it does not emit any electromagnetic radiation and these are called stationary orbit। ये बात हमने आपको बताई थी क्लास में कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो करता है परंतु स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। मेक सेंस? सेकेंड पॉइंट, जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है न्यूक्लियस द्वारा, वो हम लोग मैनेज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, है ना। एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, mvr इक्वल टू NH/2π। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा खुद तो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहेगा, पर अगर तुम उसे कोई फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट करवाते हो उस दौरान, तो वो जंप कर सकता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो उस फोटोन वाली एनर्जी के बराबर होगा। मेक सेंस? ये हमने बोहर मॉडल के खास पॉइंट्स पढ़े थे। और बेटा इसके अलावा हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। मैंने बोला था एक तो ये फॉर्मूला याद रखो कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। सर्कुलर मोशन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है। और एक हमने आपको ये बोला था कि जो mvr है वो किसके बराबर होता है? NH/2π के। mvr जो है वो किसके बराबर होता है? NH/2π के, जहां n होता है ऑर्बिट नंबर, है ना जी। ओके, हमने इन दोनों फॉर्मुलों के आधार पर कुछ फॉर्मूले निकाले थे। रेडियस का nth ऑर्बिट में फॉर्मूला निकाला था 0.529 n² / एंगस्ट्रॉम, है ना जी। हमने स्पीड का या वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर/सेकेंड। अच्छा, हमने टाइम पीरियड के लिए बोला था प्रोपोर्शनल होता है
एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के, और फ्रीक्वेंसी के लिए बोला था प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के। टाइम पीरियड हमने बोला था प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। पढ़ा था ना। और इन सब के बाद में, इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोगों ने बेटा एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, जो था -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और मैंने आपको बकायदा बताया था कि ये माइनस चार्ज क्यों आया है यहां पे। तो नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा अट्रैक्शन मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अट्रैक्शन मान रहे हैं। उसकी वजह से एनर्जी का फॉर्मूला ये आया है। राइट? बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर यहां तक बातें समझ में आती है, अगर यहां तक बातें समझ में आती है तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बोला था ये जो फॉर्मूला है बड़े काम की चीज है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अगर तुमसे कोई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछे, ये है टोटल एनर्जी, है ना। कोई काइनेटिक एनर्जी पूछे nth ऑर्बिट में, तो वो हो जाती है +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये भी ईवी पर एटम, ये भी ईवी पर एटम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी के बाद अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ये होता है -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम। मेक सेंस? तो बेटा जी ध्यान से देखो, मेरे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। और आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। आप ध्यान से देखें, क्या ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है? क्या ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा है क्या कि टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर कभी क्वेश्चन टोटल एनर्जी पूछ ले, आप बता सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, आप बता सकते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, आप बता सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं, ये फॉर्मूलों के चक्कर में मत पड़ना, तुम तो सीधा ये लिखना कि जो काइनेटिक एनर्जी है सर, ये बराबर है माइनस टाइम एनर्जी के, और जो पोटेंशियल एनर्जी है सर, ये बराबर है 2 टाइम्स एनर्जी के। जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है माइनस टाइम एनर्जी के, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर है 2 टाइम्स एनर्जी के। दैट्स इट। और एनर्जी तो तुमको पता ही है। अगर ये चीजें समझ में आती हैं, अगर ये चीजें क्लियर है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेंगे हम, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ये देखिएगा, calculate potential energy for an electron in fourth orbit for beryllium ion, ठीक है। या कभी कभी इसको अच्छा सवाल बनाते हैं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। तो ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है और आपको करना क्या है। तो बेटा जी अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद जरूर ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके सवाल जरूर ट्राई करें। बाकी मैं बता रहा हूं, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहली बात बेटा, आंख बंद करके कभी भी फॉर्मूला मत लगा दिया करो। पहले ये चेक किया करो कि क्या इस यहां पे बोहर मॉडल वैलिड भी है, क्या यहां पे बोहर मॉडल वैलिड भी है। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड होता है। अगर बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड होता है, हमने आपको बोला था बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे वैलिड होता है, तो ये जो बेरिलियम +3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे बोहर मॉडल लागू तो हो जाएगा। पहला चेक पॉइंट।
अगर ये हो गया, क्योंकि बेटा अगर वो बेरिलियम एटम बोल देता तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा पाता, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम +3 में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर ये बेरिलियम एटम बोलता तो मैं नहीं काम कर पाता। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, अगर ये बात हो गई तो अब हम बोलेंगे बेटा जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है -En और पोटेंशियल एनर्जी होती है 2En। अब भैया En तो सेम ही होगा ना इसके लिए, तो ये तो रेशो रेशो लोगे तो क्या बनेगा -13.6 इंटू Z होता है बेरिलियम का 4 अपॉन n², वो भी है 4 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स En, यानी कि 2 टाइम -13.6 इंटू Z² बाई n²। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई बात नहीं जी। हमने लिखा 13.6 इंटू 16 अपॉन 16 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 13.6 इंटू 16 अपॉन 16। इससे कट गया, इससे ये कट गया। सही है, देखो ध्यान से, -13.6 अपॉन 27.2, क्या आंसर -1:2 आ गया। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, -1:2 तो यहां भी आ गया था, En से En काट देता मैं, इतनी कैलकुलेशन ही क्यों करी। तो दिमाग लगाना है, कहां कैलकुलेशन करनी है, कहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप इतना नहीं करते तो आपका समय बचता। अगर सवाल ने एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी या एग्जैक्ट एनर्जी की वैल्यू पूछी होती तो मैं जरूर ये फॉर्मूला लगाता और मैं सॉल्व करता। पर अगर सवाल ने रेशो पूछा है तो बेटा रेशो तो यही रहेगा, ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेशो तो यही रहेगा, आपको कैलकुलेशन में माथा लगाना ही नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि Z क्या रखेंगे, N क्या रखेंगे, कुछ भी, ये रहेगा हमेशा फिक्स है। ठीक है जी, पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से एनर्जी की बातें हुई। मैंने आपसे एक बात और करी थी कि भाई अगर तुम लोग ये एनर्जी लेवल्स याद रख लो बोहर के, तो तुम्हारा बड़ा फायदा होगा लॉन्गर रन में। ये देखो ध्यान से, ठीक है, अगर ये है मेरे पास तो बेटा जी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे, हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स एनर्जी लेवल्स फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी होता है -3.4 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड का एनर्जी लेवल होता है -1.51 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है -0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है -0.54 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाइनली ये हो जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो सब जगह Z की वैल्यू 1 रख दो, आपका काम बन जाएगा। और अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है, जो भी है, तो आप वैसी करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू रख के इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे कोई आपसे क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट जाने में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, तो आपको बस यहां से यहां जाना है, अंतर लेना है, आपका काम समाप्त। यहां से यहां जाना है, अंतर लेना है, आपका काम समाप्त। ठीक है जी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वैल्यूज पता है तो क्वेश्चन आसान है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन टू फोर्थ बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट टू फोर्थ बोर ऑर्बिट, कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस। कैलकुलेट एनर्जी डिफरेंस। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम बोलेंगे
हीलियम आयन का केस है जहां पे Z इक्वल टू 2 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 तक जाता है, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 तक जाता है। आपको बताना है एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। अगर एनर्जी डिफरेंस बताना है तो हमें पता है एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, फाइनल लेवल माइनस इनिशियल लेवल, E4 माइनस E2 हो जाएगा। बेटा अगर E4 माइनस E2 हो जाएगा तो अब अगर या तो आप वो -13.6 Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम्हें अगर ये याद हो तो तुम्हें 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। तुम कहां से कहां जा रहे हो, 2 से 4, मतलब फाइनल एनर्जी लेवल है 4, यानी कि -0.85 Z स्क्वायर माइनस ऑफ -3.4 Z स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोलेंगे 3.4 Z स्क्वायर माइनस 0.85 Z स्क्वायर। यहां से सॉल्व कर लेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, Z की वैल्यू 2 रख देंगे। इजी हो गया क्वेश्चन, इजी हो गया क्वेश्चन। तो अगर आपको ये डिफरेंसेस पता है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सही है, देखो ध्यान से, यहां पे कोई दिक्कत है तो बताओ प्लीज। सर एसी, हाँ जी बताइए तो, सही है क्या, आगे बात करें। चलिए, अगर ये एनर्जी लेवल्स में हमें कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा मैंने आपको एक और चीज बोली थी। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो n इक्वल टू 1 है ना दोस्त, इसे मैं कहता हूं ये है मेरी ग्राउंड स्टेट। याद करो, मैंने आपको बोला था ये n इक्वल टू 1 जो है ये है मेरी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मतलब बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल। बाकी जितनी भी ऊपर की स्टेट्स है 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये सारी की सारी है मेरी एक्साइटेड स्टेट्स। 2 से लेके इंफिनिटी तक के जो एनर्जी लेवल्स हैं ये सारी की सारी मेरी क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन अपने लेवल से एक्साइट होकर ऊपर चला गया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, n इक्वल टू 2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 को हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 4 को हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और इस तरीके से हम ऊपर 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 चलते हैं। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, है ना। तो एक ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे जाता है, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे जाता है, तो मैं ये बोलूं कि उसका एक्साइटेशन ही तो हो रहा है, प्रोवाइडेड वो किसी लोअर एनर्जी स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहा हो। मतलब 1 से 3 पे जाए, 2 से 4 पे जाए, 3 से 10 पे जाए, 5 से 25 पे जाए, किसी भी लोअर लेवल से जब मेरा इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल पे जाता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ही तो होता है। तो उस दौरान जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल जाते हैं, जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल जाते हैं तो जो एनर्जी है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब। एनर्जी जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब। और इसी प्रकार जब आप हायर लेवल से लोअर लेवल आते हैं, N2 से N1, इस दौरान एनर्जी क्या होती है, हमेशा रिलीज। एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज। बात को समझो, जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। जब आप हायर लेवल से लोअर लेवल आते हो, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मतलब उसका आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। रिलीज इज गिवन बाय नेगेटिव साइन,
एब्जॉर्ब इज गिवन बाय पॉजिटिव साइन। ठीक है जी, रिलीज इज गिवन बाय नेगेटिव साइन, एब्जॉर्ब इज गिवन बाय पॉजिटिव साइन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चले, बहुत बढ़िया। ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमें ना 3 टर्म्स पढ़ने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। पहला है एक्साइटेशन एनर्जी, पहला है एक्साइटेशन एनर्जी, दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी, तीसरा है आयनाइजेशन एनर्जी। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, मेरे पास में 3 तरीके की एनर्जीज हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या डिस्कस करूं मैं इनके अंदर? मैं बोलूंगा व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाए, तो उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी होती है। जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है भाई? एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चले जाए तो हम बोलेंगे N1 और N2। अंडरस्टूड है, मैंने आपको बता रखे हैं क्या होते हैं, है ना? तो जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल चले जाए तो जो N1 की वैल्यू है ये क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। और N2 की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। बस ऑब्वियस सी बात है, N2 मस्ट बी हायर देन N1, है ना? N2 मस्ट बी हायर देन N1। अगर इनमें से कुछ भी हो सकती है तो बेटा उस दौरान इसका मतलब N2 हमेशा 1 से तो नहीं शुरू होगा, 2 से शुरू होगा मिनिमम। तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो उस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी होती है। सही है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। अब बेटा बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों जो टॉपिक्स है ना, ये एक्साइटेशन एनर्जी के सबसेट हैं। ये जो दोनों टॉपिक हैं वो एक्साइटेशन एनर्जी के सबसेट हैं। कैसे? बेटा जी, मैंने एक्साइटेशन में यह फैसला किया कि जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो जो एनर्जी होगी वो एक्साइटेशन एनर्जी होगी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन 2 से 4 पे चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन 3 से 25 पे चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन 5 से इंफिनिटी पे चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी पे चला गया। कोई भी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाना एक्साइटेशन एनर्जी कहलाता है। परंतु अगर मैं इनमें से लेवल्स को फिक्स करना शुरू कर दूं, अगर मैं लेवल की वैल्यू फिक्स करना शुरू कर दूं तो 2 तरीके के केसेस पॉसिबल हैं। एक है बाइंडिंग एनर्जी, एक है आयनाइजेशन एनर्जी। बड़े ध्यान से सुनना बेटा प्लीज मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां कह रहा हूं लोअर से हायर लेवल, पर अगर मैं हायर लेवल फिक्स कर दूं कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए जाएगा वहीं, तो उस दौरान जो एनर्जी आएगी वो बाइंडिंग एनर्जी आएगी। और वो हायर लेवल क्या है? सुनना, जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से सीधा इंफिनिटी तक जाने लगे, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से सीधा कहां जाने लगे? इंफिनिटी तक जाने लगे। ठीक है, इंफिनिटी तक जाने लगे तो इस दौरान जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। जहां पे N1 कुछ भी हो सकता है और N2 की वैल्यू इज फिक्स्ड, तो जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर एनर्जी लेवल से सीधा इंफिनिटी की तरफ जाए, सीधा इंफिनिटी की तरफ, बीच में रुकेगा नहीं, सीधा हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो इस दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब ये क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हायर लेवल माइनस एनी लोअर लेवल। देख लो ध्यान से, ठीक है? यहां एनर्जी क्या आएगी? हायर लेवल माइनस लोअर लेवल। यहां मैंने N2 की वैल्यू फिक्स कर दी, बस। सही है जी? अब सुनो आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है कि बाइंडिंग तक तो तुमने हायर लेवल फिक्स किया है, अगर मैं लोअर लेवल भी फिक्स कर दूं, यानी कि सर आप फिक्स करोगे कहां से कहां जाएगा? हाँ बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स कर दूं, ये वाला जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो वो जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या है एनर्जी इलेक्ट्रॉन का पाथ? ध्यान से देखना, यदि आपका इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी जाता है, यदि आपका इलेक्ट्रॉन सीधा 1 से इंफिनिटी तक जाता है, तो इस दौरान जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इस दौरान जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सीधा ग्राउंड स्टेट से उठ के हाईएस्ट स्टेट तक जाता है, सीधा ग्राउंड स्टेट से उठ के हाईएस्ट स्टेट तक जाता है, 1 से सीधा इंफिनिटी तक जाता है, तो इस दौरान जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। प्लीज देखिए ध्यान से, मतलब मैंने 3 केसेस की बात करी। पहला केस है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर स्टेट से किसी भी हायर स्टेट पे जा रहा हो। दूसरा केस है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर स्टेट से सीधा इंफिनिटी पे जा रहा हो। और तीसरा केस है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सीधा इंफिनिटी पे जा रहा हो। मतलब अगर आपको यह समझ आ गया तो ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। अगर ये मेजर सेट है तो ये दोनों उसके सबसेट है, जहां पे मैंने n1 और n2 की वैल्यू पे कैपिंग करी है और कुछ भी नहीं किया। समझ रहे हो बात? n1 और n2 की वैल्यू पे कैपिंग करी है और कुछ भी नहीं करा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का क्या? अब एनर्जी का फॉर्मूला तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि एनर्जी का फॉर्मूला तो सर यही होता है। कुछ लोग जूल पर मोल वाला फॉर्मूला रटवाते हैं, बट मेरा कहना यह है कि कुछ रटो मत। तुम्हें आता है निकालना, मैंने पिछली डीपीपी में भी क्वेश्चन करवाए हैं। ईवी से जूल जाना आता है, एटम से मोल जाना आता है, तो हैंड टू हैंड हम निकाल लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आओ ध्यान से सुनना। अगर मैं इनके फॉर्मूले डिराइव करूं, अगर मैं इनके फॉर्मूले डिराइव करूं, तो हम एक एक करके इनके सबके फॉर्मूलों की बात करते हैं। सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी, सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी क्या होने वाला है? एक्साइटेशन एनर्जी में तो हमने बोला था किसी भी हायर लोअर लेवल से हायर लेवल जाना है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, ये हो जाएगा अपर लेवल, माइनस ऑफ -13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, ये हो जाएगा लोअर लेवल। आप लोअर से हायर जा रहे हो ना, तो ये हो जाएगा एनर्जी डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस हो जाएगा तो आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, हम बोलेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या आएगी? ईवी। इसकी यूनिट क्या आएगी? ईवी। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये आगे आ गया, पीछे चला गया, वो फॉर्मूला बन गया। अब n1 n2 की जो वैल्यू सवाल ने दी होगी हम पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला सुनो, बाइंडिंग एनर्जी। कुछ नया नहीं कर रहा, जो तुमको पता है बस वही लिख रहा हूं। बाइंडिंग एनर्जी और बेटा एक्साइटेशन एनर्जी, अब तो मैंने नाम दिया है, हम इसको यूज तो काफी देर से कर रहे हैं। यहां पे क्या किया है? यही तो किया है, दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी ओनली। तुमने क्वेश्चन ही पहले सॉल्व कर रखा है, लोअर से हायर एनर्जी का डिफरेंस है ना। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है साहब, आगे सुनो। अब यहां पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करने के लिए तुम्हें इस फॉर्मूले की बजाय वो अगर टेबल याद है जो हमने अभी चार्ट बनाया है, तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, इतना फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा। पर लिखवाना तो जरूरी है नोट्स में, नहीं तो बच्चे कहते हैं मास्टर तो चीजें छुड़वा रहा है, तो हमें चीजें नहीं छोड़नी है, ढंग से पढ़ना है ना। ध्यान से सुनना, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कह रहा है कि आप n1 से इंफिनिटी चले गए, मतलब फाइनल एनर्जी लेवल है E इंफिनिटी और इनिशियल एनर्जी लेवल है EN1। फाइनल एनर्जी लेवल है E इंफिनिटी, इनिशियल एनर्जी लेवल है EN1। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करें, E इंफिनिटी क्या होता है आपका? जीरो। E इंफिनिटी क्या होता है आपका? जीरो। क्यों? क्योंकि बेटा अगर n डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आएगा, तो वो वैल्यू तो जीरो ही होने वाली है। माइनस EN1 क्या हो जाएगा?
-13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम बोलते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पूछी है तो कुछ नहीं करना, जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है, जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसका नेगेटिव कर दो, वही आंसर हो जाता है। जो एनर्जी की वैल्यू आती है उसका नेगेटिव कर दो, वही आंसर हो जाता है। देखो ध्यान से, क्या ये -E1 के बराबर है या फिर -EN1 के बराबर है? अगर ऑर्बिट नंबर n1 है तो उसकी वैल्यू के बराबर है, एक नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो हम बात करते हैं थर्ड। एक्साइटेशन हो गया, बाइंडिंग हो गया, लेट्स टॉक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो बेटा इसका रिजल्ट तो बड़ा सादा है और बड़ा सिंपल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ध्यान से देखना, यहां तो आपका अपर लेवल भी डिफाइंड है, लोअर लेवल भी डिफाइंड है। अपर लेवल भी डिफाइंड है और लोअर लेवल भी डिफाइंड है। अपर लेवल है ई इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू तो है 0। लोअर लेवल है E1, इसकी वैल्यू है -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। -13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखें, माइनस माइनस प्लस होता है तो वैल्यू आएगी 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा जी ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू मैं किसके बराबर बोल सकता हूं? मैं इसको -E1 के बराबर बोल सकता हूं क्या? -E1 के बराबर बोल सकता हूं क्या? क्या है -E1? ध्यान से देखिए बेटा, En का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मैंने n की वैल्यू 1 करी, मतलब पहला ऑर्बिट बोला, तो फॉर्मूला बन गया -13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने अगर -E1 लिख दिया तो ये चीज बन जाएगी +13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप यहां पे ये कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट ionization energy is negative of energy of ground state of any atom. Ionization energy is negative of energy of ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कर लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी में मैंने दोनों लेवल्स अननोन रखे, एक्साइटेशन एनर्जी में सॉरी मैंने दोनों लेवल्स अननोन रखे। बाइंडिंग एनर्जी में मैंने एक लेवल फिक्स कर दिया, एक लेवल अननोन रखा। और आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने दोनों लेवल फिक्स कर दिए और ये आ गया। ठीक है, ये जो मैंने लाइन यूज करी है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हारी मदद करेगा। कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या कहता है? क्वेश्चन इस तरीके का आता है, क्वेश्चन कहता है, मतलब बहुत ही इजी सवाल आता है और बच्चा कर नहीं पाता। सवाल कहता है इफ एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट for helium ion is -13.6 electron volt, then या ये बोल देते हैं ना, energy of first Bohr orbit for helium ion is -3.4 electron volt. Okay, now find ionization energy. प्लीज समझो बात को, हमने बोला हीलियम आयन के लिए फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी है ये, सवाल ने आपको खुद दिया है, आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ऑप्शंस भी देता है वो आपको।
प्लीज देखें, प्लीज देखें। तो बेटा जी सवाल आपको कह रहा है अगर हीलियम आयन के पहले बोहर ऑर्बिट की ये एनर्जी है, अगर हीलियम आयन के पहले बोहर ऑर्बिट की ये एनर्जी है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो आप ध्यान से सुने, आपको मैंने एक बात बोली थी कि आयनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ E1। अगर आपको ये बात ध्यान रहती है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपकी आंखों के सामने है और वो है ये। ठीक है, सपोज करो ये मैंने दिया है सवाल में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आंसर रखना है ए एंड ओवर। आपको आंसर रखना है ए और ओवर। आयनेशन एनर्जी पूछी थी, आयनेशन एनर्जी आ गई। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, करेंगे क्वेश्चन। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, सुनना ध्यान से। सवाल कह रहा है बेटा, इफ वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी for hydrogen atom is, if value of ionization energy for hydrogen atom is x electron volt, then calculate energy absorbed for an electron to make transition from second orbit to third orbit. सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। पहला ऑप्शन है x/6, दूसरा ऑप्शन है 5x, तीसरा ऑप्शन है 36x/5, चौथा ऑप्शन है 5x/36। ठीक है जी, ध्यान से करिए इस सवाल को प्लीज, ध्यान से करिए इस सवाल को प्लीज। आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी गई है और आपसे बोला है सेकंड से थर्ड ऑर्बिट जाने में क्या एनर्जी लगेगी। हाँ जी, करेंगे डिस्कस, करेंगे अभी डिस्कस। चलो बहुत अच्छी बात है, आइए देखते हैं कैसे होगा ये सवाल। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करी होगी, और जिन बच्चों ने करा होगा मैं उनके लिए आंसर बता दूं। पहले आंसर है 5x/36। ठीक है, अगर आपका हो गया तो बहुत बढ़िया, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अगली चीज पे चल सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। जिनका भी नहीं हुआ वो प्लीज यहां पे देखें। तो बेटा जी आप ध्यान से समझो, आपको सवाल ने दिया क्या है, पहले समझते हैं हमें करना क्या है उसमें। सवाल ने दिया है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड टू थर्ड ऑर्बिट। मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये मुझे ये बताना है, ये बताना है ना जी, बहुत बढ़िया। ओके, ये कैसे बताऊं, आंसर पूरा एक्स के टर्म में आ रहा है। तो बेटा मुझे दिमाग में दो बातें आई। आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आप लोगों को बता रखा है -E1 के बराबर होता है ना, -E1 के बराबर होता है। अगर -E1 के बराबर होता है तो यहां से E1 की वैल्यू आ गई -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 की वैल्यू आ गई -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑल्सो आपको एक बात पता है,
कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है -13.6 Z²/n²। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी चाहता हूं तो वो हो जाएगी दिस अपॉन दिस, यानी कि वैल्यू आएगी ये, वैल्यू आएगी ये। -13.6 को मैं इवन बोल सकता हूं बेटा, अगर -13.6 को मैं इवन बोल सकता हूं यानी कि यही है जो मेरा -x के बराबर है, यही है जो मेरा किसके बराबर है -x। अब आप ध्यान से देखें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/n², ये होता है ना। आप E2 लिखोगे तो भी यहीं से लिखोगे, E3 लिखोगे तो भी वहीं से लिखोगे। तो बेटा जी क्या इसको x के टर्म में बना ले तो काम नहीं चलेगा? -13.6 को इवन बोल दे और इसको -x ही लिख दे तो ये हो जाएगा -x Z²/n²। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, अगर फॉर हाइड्रोजन एटम मुझे बात करनी है तो Z की वैल्यू 1 होती है और उसके लिए मेरे पास En का फॉर्मूला आता है -x/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज ध्यान से देख लें, En का फॉर्मूला आता है -x/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने अपने लिए चीजें सिंप्लीफाई कर ली। अब अगर En वो आ गया तो मैं E3 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। E3 की वैल्यू आ जाएगी -x/9 माइनस E2 की वैल्यू आ जाएगी -x/4, -x/9 माइनस ऑफ -x/4, तो आंसर आ जाएगा x/4 -x/9 यानी कि 36। ये आ जाएगा 9x -4x, वैल्यू आ जाएगी 5x/36, वैल्यू आ जाएगी 5x/36। अगर एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा 5x/36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही तो आंसर है। पर हां, इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी ये था, रिक्वायर्ड ये था कि आपको सही टाइम पे ये चीज चमके कि पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा अगर दिया है तो वो -E1 का डेटा है, तो यहां से E1 निकाला जा सकता है, मतलब एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। फिर आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, अगर x के टर्म में आंसर निकालना आता हो तो। सही है क्या बेटा? तो आंसर क्या आ गया? डी। जिन बच्चों से खुद से नहीं हुआ, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक बार दोबारा इस सवाल को देखें और फिर समझें और फिर अप्रोच करें। डीपीपी में सवाल बनाएं, आपसे चीजें बनने लगेंगी, है ना। आइए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो सुनिएगा ध्यान से मेरी अगली बात। हम बोलेंगे अगला क्वेश्चन, प्लीज देखिएगा अगला क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, सुनो ध्यान से। हम बोलते हैं फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम, for any hydrogen like atom, ionization energy is 16 electron volt. Calculate its first excitation energy. Calculate its first excitation energy. देखिए ध्यान से, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इस सवाल में, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं सवाल में। पहला ऑप्शन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आखिरी ऑप्शन है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें, प्लीज सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, सवाल को ट्राई करें। हाँ जी, डिस्कस करें क्या? आइए, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये सवाल करा होगा। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? बी। यार देखो, क्वेश्चन तुम बना लोगे, पर क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें इस बात का सिग्निफिकेंस समझ आए। क्वेश्चन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें इस बात का सिग्निफिकेंस समझ आए कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है ना।
फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? तो बेटा जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन आपका पहली बार एक्साइट हो रहा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट से कहां जा सकता है पहली बार एक्साइट होके? यहीं जा सकता है। सर जा तो 2 से 3 भी सकता है। बेटा जा तो कहीं भी सकता है, पर अगर सवाल ने फर्स्ट एक्साइटेशन बोला है तो हम ये मानेंगे दुनिया का पहला एक्साइटेशन कहां हुआ होगा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार तो ग्राउंड स्टेट से कहीं एक्साइटेड होगा, और ग्राउंड स्टेट से ज्यादा जस्ट ऊपर वाले लेवल पे होगा, तो 1 से 2 पे होगा। अगर 1 से 2 पे होगा, दिस इज योर एक्साइटेशन एनर्जी, तो हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है अपर लेवल माइनस लोअर लेवल। ये एनर्जी डिफरेंस है मेरे पास E2 माइनस E1। अगर ये एनर्जी डिफरेंस है मेरे पास E2 माइनस E1, तो बेटा जी आप लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² बाई n²। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हम उसको Z की वैल्यू तो रख नहीं सकते, परंतु E1 की वैल्यू हम जरूर लिख सकते हैं -13.6 Z² बाई 1 का स्क्वायर, यानी कि ये लिख सकते हैं। E1 की वैल्यू ये लिख सकते हैं, तो बेटा E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 Z² बाय 4, -13.6 Z² बाय 4। और बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो -13.6 Z² को मैं E1 लिख सकता हूं क्या? तो E2 की वैल्यू E1 बाय 4 आ गई क्या? हाँ जी, E2 की वैल्यू E1 बाय 4 आ गई क्या? अगर E1 एज इट इज आ गया, E2 की वैल्यू E1 बाय 4 आ गई, तो हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी E1 बाय 4 माइनस E1, यानी कि वैल्यू आएगी -3E1 बाय 4। वैल्यू आएगी -3E1 बाय 4। क्लियर है? आंसर तो ये आएगा। अब E1 की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए, इसलिए हमेशा E1 के टर्म में एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश किया करो, याद रखा करो। सही है। अब देखो डेटा किसका है? आयनाइजेशन एनर्जी का। तो भाई मेरे एक बात बता, अगर आयनाइजेशन एनर्जी आपको 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, तो क्या आप नहीं जानते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी -E1 के बराबर भी होती है? क्या आप नहीं जानते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी तो -E1 के बराबर भी होती है? अगर आयनाइजेशन एनर्जी -E1 के बराबर हो रही है, तो यहां से E1 की वैल्यू क्या आ रही है? -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 की वैल्यू क्या आ रही है? -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम बोलेंगे -3 इंटू -16 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 48/4, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आंसर क्या आ गया भाई? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया सर? बी ऑप्शन। तो बेसिकली एनर्जी के फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस सब पे आधारित होते हैं ऐसे एनर्जी बेस्ड सवाल जो आपको आने चाहिए। बोलो हाँ या ना? समझ आई क्या भाई बात? ध्यान से देखना। यस, ठीक है। तो यार ये मैंने कुछ सवाल तुम्हें करवाए जरूर हैं, पर ऐसे सवाल बहुत ज्यादा जेई के पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। जेई के पेपर में सवाल आते हैं एनर्जी के ही, या तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले, जो मैंने पहले वो रेशियो वाला सवाल बताया था, या फिर बेटा सवाल आते हैं स्पेक्ट्रम के। आप सब लोगों ने शायद अपने स्कूल में पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, उन सब के बारे में, है ना? तो हमें वो सारी बातें करनी है डिटेल में। हम पानी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। आपके लिए कुछ लाइंस लिखी है, प्लीज देखें इतने में। हाँ जी, चलिए आइए बात करें। बेटा स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है? स्पेक्ट्रम का मतलब है भैया कलरफुल जगहें, कलरफुल जगहें, है ना? आजकल तो स्पेक्ट्रम लोग ना बड़े तरीके से, अलग अलग तरीके से नाम लेने लग गए हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन बहुत सारी चीजों का। जैसे मैंने बोला मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, स्केच पेन्स हैं, ऑयल पेस्टल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, है ना, और पेंसिल कलर्स हैं, बहुत सारे टाइप के कलर्स हैं। बचपन में यूज करते थे, वाटर कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं, ठीक है, ऑयल पेस्टल कलर्स हैं, सब है। तो बेटा जी हमारे पास स्पेक्ट्रम है कलर का। सही है। अच्छा,
कुछ लोग क्या करते हैं आजकल, भैया नोएडा में एक मॉल है हमारे यहाँ, उसका नाम है स्पेक्ट्रम मॉल। भैया क्या लॉजिक है स्पेक्ट्रम मॉल? तो स्पेक्ट्रम मॉल है भैया क्योंकि वहां पे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रांड्स है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है उस मॉल में, तो भाई यूनिक थॉट है, उसका नाम रख दिया उसने स्पेक्ट्रम मॉल। सही है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन। तो हम लोगों ने ये स्पेक्ट्रम वर्ड सबसे पहले कहां सुना था, ओरिजिनेट ये कहां से हुआ था? केमिस्ट्री से हुआ था भैया, केमिस्ट्री से हुआ था। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एटम का स्पेक्ट्रम, एटम का स्पेक्ट्रम। अभी बोहर मॉडल खत्म नहीं हुआ है, बोहर मॉडल में ही पढ़ रहे हैं। ये वो मॉडल है, बोहर मॉडल बेटा आपके लिए ना एक ऐसा मॉडल था जिसने आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करवाई, जिसने आपको सबसे ज्यादा भिन्न भिन्न तरीके के फॉर्मूलों से मिलवाया, भिन्न भिन्न तरीके के कॉन्सेप्ट से मिलवाया। आज हम सारों की बातें कर रहे हैं, आप सुनते जाओ ध्यान से। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या था? तो बेटा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम की चीज थी, उसने बोला स्पेक्ट्रम का मतलब है अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। भाई यहां पे तो आपके सीधी सी बात है, एक ही चीज काम आने वाली है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है, तो उन सारे रेडिएशन का जो कलेक्शन है, अलग अलग कलर्स की रेडिएशन होगी क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है, उस सबको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है ना, ये जो लोग एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में, मास्टर्स करते हैं, उनको बहुत डिटेल में एक टॉप सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, पर हमें उतना सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना, हमें अपने काम की चीज पढ़नी है। स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे होते हैं जो कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कलर दिखाते हैं, रेडिएशंस का सेट दिखाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें एब्जॉर्ब करके, सॉल्यूशन से कोई चीज एब्जॉर्ब करके। कुछ ऐसे होते हैं जो एमिट करते हैं चीजों को, ठीक है, जो सीधा रेडिएशन एमिट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते कुछ भी, ठीक है। समझेंगे एक एक करके। पहले आपको ना इसका क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हम बोलेंगे आपका जो स्पेक्ट्रम है, इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ आई गई है। जो आपका स्पेक्ट्रम है, इसकी डेफिनेशन तो आपको समझ आई गई है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। हाँ जी, आ गई है। अब जो स्पेक्ट्रम है, इसको मेजरली आप दो तरीके से क्लासिफाई करते हो। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होता है भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। आपका जो स्पेक्ट्रम है ये दो तरीके का है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। अगर एब्जॉर्प्शन या एमिशन दो तरीके के स्पेक्ट्रम है, तो बेटा हमारे सिलेबस में खाली एमिशन है, और एमिशन में भी दो तरीके के, एमिशन में भी दो तरीके के। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और बेटा जी जो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर आपका दो तरीके का होता है। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। जो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर दो तरीके का होता है। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बैंड स्पेक्ट्रम। ये है मेरे पास पूरा क्लासिफिकेशन मेरे स्पेक्ट्रम का, ये मेरे पास पूरा भरपूर क्लासिफिकेशन मेरे स्पेक्ट्रम का। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारी वेवलेंथ, अलग अलग रेडिएशंस के वेवलेंथ्स का कलेक्शन। जब उन कलेक्शन को तुम अपने पास रखते हो, तो वो कलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रम फर्दर दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फर्दर दो तरीके का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। भाई जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये पढ़ा जाता है एटम्स के लिए। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये पढ़ा जाता है एटम्स के लिए। और सिमिलरली जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ये पढ़ा जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए। समझो इस बात को। जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये पढ़ा जाता है एटम्स के लिए। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, पढ़ा जाता है मॉलिक्यूल्स के लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? ओके। हमारे कोर्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जैसा कि आपने देखा। तो हमें तो लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। हमें तो क्या पढ़ना है भैया? लाइन स्पेक्ट्रम। देखिएगा,
हमें क्या पढ़ना है? लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए भाई हाँ या ना। चीजें समझ आ रही हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, एक बार एक आइडिया ले लेते हैं सबका, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सुन लेना। कोर्स में नहीं है ना ये ना ये ना ये ना ये, डेफिनेशंस किसी की कोर्स में नहीं है, मेरे कोर्स में सिर्फ ये है डिटेल में। तो मैं चाहता तो सीधा इस पे जंप कर लेता, बट एक बार एक आइडिया ले लेते हैं सबका। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बेटा जी देखो ध्यान से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहता है कि तुम्हारे पास क्या है? एक सोर्स है लाइट का, एक सोर्स है लाइट का। आप इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूं, देखना ध्यान से। एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, एक सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है मतलब विबग्योर, मतलब विबग्योर है। अब इसको मैंने पास करवाया एक सॉल्यूशन से, मैंने इसको पास करवाया एक सॉल्यूशन से। इस सॉल्यूशन की खास बात क्या है? इस सॉल्यूशन की खास बात यह है कि ये ना कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब भाई सीधी सी बात है, अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो उसमें विबग्योर सातों कलर होंगे तुम्हारे, जो रेनबो कलर्स होते हैं, तो आपको दिखने भी सातों चाहिए। पर जब आप इसको एक सोल्यूशन से पास करवाते हुए आगे ले जाते हो, जब इसको आप सॉल्यूशन से पास करवाते हुए आगे लेके जाते हो, तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन कुछ कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सपोज करो इसने येलो कलर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे सपोज करो इसने रेड कलर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे सपोज करो इसने एक ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सपोज कीजिए उसने तीन कलर एब्जॉर्ब कर लिए। अब क्या होगा, जब उसने ये तीन कलर एब्जॉर्ब कर लिए, ये डॉट्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हियर, हम ऐसे लिख देते हैं हियर colored dots represent absorbed colors by sample. कलर्ड डॉट्स रिप्रेजेंट एब्जॉर्ब्ड कलर्स बाय सैंपल। जब इसने कुछ कलर्स एब्जॉर्ब करे हुए हैं, उसके बाद में इसने क्या किया, जो बचे हुए रेडिएशंस आए, जो बचे हुए रेडिएशंस आए, मतलब वॉयलेट आपका आ जाएगा, इंडिगो आपका आ जाएगा, ब्लू आपका नहीं आएगा, ग्रीन आपका आ जाएगा, येलो आपका नहीं आएगा, ऑरेंज आपका आ जाएगा, रेड आपका नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ यही कलर्स आए। अगर यही कलर्स आए तो इन कलर्स को आपने पास करवाया एक ग्लास प्रिज्म से, इन कलर्स को आपने पास करवाया एक ग्लास प्रिज्म से, और जैसे ही आपने ग्लास प्रिज्म से पास करवाया, और ये है तुम्हारे पास स्क्रीन, ये है तुम्हारे पास स्क्रीन, ठीक है, इस पे तुमने ये कलर्स देख लिए। ये तुम्हारा वॉयलेट आ गया, ये तुम्हारा इंडिगो आ गया, ये तुम्हारा ग्रीन आ गया, ये तुम्हारा ऑरेंज आ गया। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये है मेरे पास। ओके, तो बेटा जी हमने बोला एक्साइटेड सैंपल है, ठीक है, उसको आपने प्रिज्म से पास कराया, एक सोल्यूशन से पास करवाया, आपको कुछ कुछ मतलब यहां पे ये है ना एब्जॉर्प्शन, स्लाइड सोर्स है, एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास करवाया, प्रिज्म से पास करवाया, फिल्म, डिटेक्टर, स्क्रीन, कुछ भी तुमने बोला, वहां पे जब एब्जॉर्ब किया तो तुम्हें ऐसा दिखाई दिया। कुछ कुछ कलर्स दिखाई दिए, कुछ कुछ कलर्स दिखाई नहीं दिए। कुछ कुछ कलर्स क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि बेटा वो यहां पे एब्जॉर्ब हो चुके थे, वो यहां पे एब्जॉर्ब हो चुके थे। अब ये सोल्यूशन अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक सोल्यूशंस होते हैं, पर इनका काम होता है ये कुछ कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ कुछ कलर की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपको सारे कलर्स नहीं दिखते। ठीक, दूसरा होता है एमिशन सैंपल। एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं होता, एटम है, प्रिज्म से पास होता है, कलर सारे दिख जाते हैं। एटम है, प्रिज्म से पास होता है, सारे कलर दिख जाते हैं, ये तो सिंपल है। एब्जॉर्बिंग वाला फंडा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रम आपको दिखते हैं। तो आप एक बार ध्यान से देखें, ये है एमिशन स्पेक्ट्रम का नजरिया, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नजरिया। यहां से कुछ कंक्लूजन बन सकता है क्या?
आपको स्पेक्ट्रम के डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, ये कैसे बना कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछेगा ट्रू फॉल्स में, असर्शन रीजनिंग में, तो ये जरूर पूछता है, मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एमिशन स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक, emission spectrum looks like colored lines on dark background. Emission spectrum looks like colored lines on dark background. हाँ जी, colored lines हैं और कहां है, dark background पे है, सही है, colored lines on dark background. Similarly, absorption spectrum looks like dark lines on colored background. Absorption spectrum looks like dark lines on colored background. Make sense? Please बताओ, समझ में आ रही है बात? Dark lines on colored background. सही है। अगर ये दो बातें समझ में आती हैं, तो ध्यान से सुनना। Absorption spectrum appears as dark lines on colored background. Emission spectrum appears as colored lines on dark background. ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम को फर्दर दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेवलेंथ्स आती हैं, डिसकंटिन्यूअस का मतलब कुछ वेवलेंथ्स आती हैं, लगातार नहीं आएंगी, कुछ बीच में आएंगी। और डिसकंटिन्यूअस फर्दर दो तरीके का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। बेटा लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वेवलेंथ्स की अलग अलग रेडिएशंस की लाइंस आएंगी, वेवलेंथ्स की अलग अलग रेडिएशंस की क्या आएंगी, लाइंस। और बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है वेवलेंथ या अलग अलग रेडिएशन की लाइंस नहीं आएंगी, बैंड्स आएंगे, थिक बैंड्स। ध्यान से देखना, अगर ऐसी थिन लाइंस आ रही हैं, तो ये है तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, परंतु अगर ऐसी थिक लाइंस आ रही हैं, तो ये है तुम्हारा बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये जो थिक लाइंस है ना, ये आती हैं भाई मॉलिक्यूल्स के लिए। ये जो थिक लाइंस हैं, ये आती हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये जो थिन लाइंस हैं, ये आती हैं एटम के लिए। इन्हें थिक लाइंस नहीं कहते, इन्हें हम बैंड्स कहते हैं। तो जो थिन लाइंस आती हैं वो एटम का स्पेक्ट्रम होता है, जो थिक लाइंस आती हैं वो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम होता है। इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आई बात? पक्का? मैंने आपको बोला था हमारे कोर्स में केवल एक ही बात है जो डिटेल में हमको पढ़नी है। ये जो बाकी चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये तो सिर्फ माहौल बताने के लिए बताई हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है जो मुझे पढ़नी है, एंड दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट चीज एक ही है, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेटा जी मुझे क्या पढ़ना है अब, ध्यान से सुनिएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन के लिए बताऊंगा, फिर उसको जनरलाइज कर दूंगा सबके लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। लाइन स्पेक्ट्रम क्या हुआ आपको ये समझ में आई? थिन थिन लाइंस आएंगी, है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम से आएंगी। अगर एमिशन होगा, है ना, ये लाइन स्पेक्ट्रम किस प्रिंसिपल पे डिफाइंड है? इट इज बेस्ड ऑन एमिशन स्पेक्ट्रा। बेटा जी अगर ये चीज एमिशन स्पेक्ट्रा पे डिफाइंड है, इसका मतलब जो आपके रेडिएशंस हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहे हैं। जो आपके रेडिएशंस हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहे हैं। मतलब आप बोलोगे आपका ट्रांजिशन जो है वो है N2 से N1। आपका जो ट्रांजिशन है वो कहां से कहां है? N2 से N1। और ये N2 से N1 क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये मैं आपको आज की क्लास में पहले ही बता चुका हूं कि जब हायर लेवल से लोअर लेवल आओगे तो हम N2 से N1 बोलेंगे, जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल जाओगे तो हम N1 से N2 बोलेंगे। मतलब हायर लेवल को मैं N2 से डिनोट करता हूं, लोअर लेवल को मैं N1 से डिनोट करता हूं। सही है? एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे हाई से लो आना पड़ेगा, तो मैंने हाई से लो की बात कर ली।
अगर हाई से लो की बात कर ली बेस्ड ऑन एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ध्यान से देखना हुआ क्या। अब बेटा हाई से लो तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं 2 से 1 आ सकता हूं, मैं 3 से 1 आ सकता हूं, मैं 4 से 1 आ सकता हूं, मैं 11 से 1 आ सकता हूं। सर 1 पे ही क्यों आना है? सर मैं 5 से 2 आ जाता हूं, मैं 4 से 2 आ जाता हूं, मैं 3 से 2 आ जाता हूं, मैं 12 से 2 आ जाता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं 2 पे भी क्यों आऊं? मैं 9 से 4 पे आ जाता हूं, मैं 6 से 4 पे आ जाता हूं, मैं 5 से 4 पे आ जाता हूं, मैं 7 से 4 पे आ जाता हूं, ये भी कर सकता हूं। यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल आना है। तो सर ऐसे तो 1 करोड़ केसेस हो जाएंगे, क्योंकि इंफिनिटी तक जा सकते हैं, आप कहां से कहां भी आ जाओ। तो एक बंदा इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था कि वो हर एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी ले, है ना। तो भैया इसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि चलो हम अपना काम बांट लेते हैं, चलो हम अपना काम बांट लेते हैं। मतलब एक बंदा आया जिसका नाम था लाइमन, उसने बोला मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि हायर लेवल से, किसी भी हायर लेवल से 1 पर जो सारी रेडिएशंस आएंगी, जो सारी वेवलेंथ्स आएंगी, वो सारों का हिसाब मैं करूंगा। ठीक है जी। तो बामर ने कहा अगर n इक्वल टू 1 तू संभाल रहा है तो n इक्वल टू 2 मैं संभाल लेता हूं। ऊपर से जितनी भी रेडिएशन आ जाए इंफिनिटी से 3 तक में, जो भी सीधा 2 पे आके गिरेगी, उन सबका हिसाब किताब मैं देख लूंगा। भाई बहुत बढ़िया। फिर एक बंदा आया पास्चन, उसने बोला हायर लेवल से 3 पे जितनी भी आ जाएंगी उन सबका हिसाब मैं देख लूंगा। फिर उसने बोला, ब्रैकेट आया एक बंदा, उसने बोला हायर लेवल से 4 पे जितनी भी चीजें आएंगी उन सबका हिसाब मैं देख लूंगा। फिर एक बंदा आया फंड, उसने बोला हायर लेवल से 5 पे जितनी चीजें आएंगी उनका हिसाब मैं देख लूंगा। फिर एक बंदा आया हमफ्रे, उसने बोला किसी भी हायर लेवल से 6 पे जो चीज आके गिरेगी उसका हिसाब मैं देख लूंगा। तो इस तरीके से लोगों ने काम बांट लिया। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा कितना काम करेगा, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दे तो ज्यादा काम निकल के आ पाएगा। भाई अगर मैं हूं, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तुमको, तो मैं एक अपने टाइम फ्रेम में अपनी बॉडी की एनर्जी के हिसाब से पढ़ा सकता हूं ना। पर अगर तुम्हें मैं 3 टीचर दे दूं, तुम्हें ज्यादा कोर्स कवर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी एनर्जी से अपना टाइम देके जाऊंगा, अगला टीचर अपनी पूरी एनर्जी से अपना टाइम देके जाएगा और अगला टीचर अपना टाइम देके जाएगा। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं बहुत विद्वान, एक्चुअली मतलब उनको बहुत कोटि कोटि प्रणाम है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब पढ़ा लेते हैं जेई की, और वो एक्चुअली अपनी क्लासेस चला रहे हैं ऐसी, जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं। पर एक तरीका है, वो अपनी एनर्जी से करते हैं, सब बहुत बढ़िया है। पर अगर उसी जगह पे 3 टीचर्स आपको मिल रहे हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, तो वो केमिस्ट्री वाला सिर्फ केमिस्ट्री पे फुल एनर्जी से पढ़ाएगा, ज्यादा कवर कर पाएगा। फिजिक्स वाला फुल एनर्जी से फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स वाला फुल एनर्जी से मैथ्स पढ़ाएगा, आपका ज्यादा कोर्स कवर होता हुआ दिखेगा। समझ रहे हो बात, ये चीज है। अगर ऐसा है तो आइए बात करते हैं, हम बात करें ये जो एनर्जी लेवल्स इन लोगों ने डिजाइन किए हैं वो कैसे हैं, एक एक करके बात करते हैं। मेरी ड्राइंग बेकार है, उस पर मत जाना, पर हाँ फंडा समझना है हमको। ये मैंने बनाया पहला एनर्जी लेवल, लाइन सीधी नहीं है बट कोई बात नहीं, फंडा समझा जा सकता है। ये मैंने बनाया दूसरा एनर्जी लेवल, थोड़ी सही लाइन बनाई जा सकती है। ओके, ये मैंने बनाया तीसरा एनर्जी लेवल, ये मैंने बनाया चौथा एनर्जी लेवल, ये मैंने बनाया पांचवा एनर्जी लेवल, ये मैंने बनाया छठा एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये ड्राइंग यहाँ पे फिट नहीं बैठ रही है, थोड़ी ढंग से बनानी पड़ेगी भाई। क्या सर मजे ले रहे हो क्या आप? अरे नहीं भाई मजे नहीं ले रहा, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। ये है पहला एनर्जी लेवल। ओके, लाइन थोड़ी टेढ़ी जरूर है बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके,
ये हमने बनाया 5वां एनर्जी लेवल। अरे भैया सो तो नहीं गए? हाँ जी, कहीं कह दो कि मास्टर तो अपनी चित्रकारी में बिजी है, वो भी घटिया सी, तो हम सो जाएं? अरे भैया सोना मत प्लीज यार, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, नींद हमको भी बहुत आ रही है। यस, बहुत ही घटिया लाइनों के साथ हमारी शुरुआत हुई है, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे भाई, क्या दिक्कत है ना? सुनना ध्यान से, बचपन से एडजस्टमेंट किया, थोड़ा और कर लेंगे। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू इंफिनिटी। इस तरीके से मैंने एनर्जी लेवल्स बढ़ा दिए, इस तरीके से मैंने एनर्जी लेवल्स बढ़ा दिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप नोटिस करें चीजें कुछ अच्छी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं n इक्वल टू 1 संभालूं, कि हायर स्टेट कुछ भी हो सकती है, लोअर स्टेट n इक्वल टू 1 है, तो किसी भी हायर स्टेट से अगर मैं सीधा n इक्वल टू 1 पे आ रहा हूं, जैसे कि अगर मैं 2 से सीधा 1 पे आया, ठीक है, मैं 3 से सीधा 1 पे आया, मैं 4 से सीधा 1 पे आया, मैं 5 से सीधा 1 पे आया, ठीक है, मैं 6 से सीधा 1 पे आ सकता हूं, और ऐसे करते करते मैं इंफिनिटी से भी 1 पे आ सकता हूं। तो जितने भी रेडिएशन यहां पे अवेलेबल है, जितने भी बेटा मेरे पास अवेलेबल रेडिएशंस हैं, उनमें जो सारे रेडिएशन n इक्वल टू 1 पे आके फॉल करेंगे, जो सारे रेडिएशन n इक्वल टू 1 पे आके फॉल करेंगे, वो सारे के सारे किस रीजन से बिलोंग करेंगे? लाइमन, क्योंकि लाइमन नाम के बंदे ने उन पे काम किया है। और हम बोलते हैं ये सारे रेडिएशन जो n इक्वल टू 1 पे आके गिरते हैं, इन्हें कहते हैं लाइमन सीरीज, इसे कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले क्या होगा? जस्ट हाइट से ऊपर आएगा, फिर थोड़ा और ऊपर से, फिर थोड़ा और ऊपर से, फिर हाईएस्ट से। तो बेटा जो जस्ट ऊपर से आता है इसे कहते हैं अल्फा लाइन, जो सेकंड नंबर पे आता है इसे कहते हैं बीटा लाइन, जो थर्ड नंबर पे आता है इसे कहते हैं गामा लाइन, चौथे को कहते हैं डेल्टा लाइन, और ऐसे चलता है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ऐसे पीछे तक चलता है। तो अब देखिए, ये है आपकी लाइमन सीरीज, ये है तुम्हारी लाइमन सीरीज। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। हाँ जी, सही है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो ऑन। तो अगर तुम्हें कोई कहे कि लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन बताओ, हम बोलते हैं अल्फा होती है फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, बीटा होती है सेकंड लाइन ऑफ एनी सीरीज, गामा होती है थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज, और इस तरीके से आप आगे तक चलते हो, इस तरीके से आप आगे तक चलते हो। तो अगर मैंने बोला अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये दिमाग में फिट होना चाहिए कि मैं कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, 2 से 1। अगर मैंने बोला गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो ये बात दिमाग में फिट होनी चाहिए कि मैं कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, 4 से 1, है ना। अगर मैंने बोला बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो दिमाग में फिट होना चाहिए मैं कौन से ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, 3 से 1, ठीक है। तो इस तरीके के सारे ट्रांजिशन मेरे लाइमन रीजन के कहलाते हैं। मतलब जब सारी रेडिएशन n इक्वल टू 1 पे आके फॉल करती हैं, तो वो लाइमन सीरीज कहलाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखो, मैंने बोला जब आपके सारे रेडिएशन n इक्वल टू 2 पे फॉल करते हैं, जब आपके सारे रेडिएशन n इक्वल टू 2 पे फॉल करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है? बामर सीरीज। वो आपकी क्या कहलाती है? बामर सीरीज। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला आप जस्ट 3 से 2 पे आए, ये पहली लाइन हो गई। आप 4 से 2 पे आए, दूसरी लाइन हो गई। आप 5 से 2 पे आए, आप ध्यान से देखना, ये तीसरी लाइन हो गई। अच्छा, आप 6 से 2 पे आए, अगली लाइन हो गई। और अब फाइनली आप इंफिनिटी से 2 पे आ सकते हैं, ये आपकी लास्ट लाइन हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि ये जो सारी लाइंस हैं,
जो n इक्वल टू 2 पे आके गिर रही हैं, जो सारी लाइन n इक्वल टू 2 पे आके गिर रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? बामर सीरीज। क्या कहलाती हैं? बामर सीरीज। ठीक है, पहली लाइन हो गई अल्फा, दूसरी लाइन हो जाएगी बीटा, तीसरी हो जाएगी गामा, चौथी हो जाएगी डेल्टा एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, लाइमन सीरीज समझ आई, बामर सीरीज समझ आई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़े, अगला देखो, अगला है मेरे पास n इक्वल टू 3 पे आके फॉल करने वाले। तो n इक्वल टू 3 पे कौन आके फॉल कर रहा है भाई? n इक्वल टू 3 पे कौन आके फॉल कर रहा है भाई? तो मैंने बोला जस्ट हायर लेवल से अगर तुम 3 पे आओगे, ठीक है, जस्ट उसके हायर लेवल से अगर तुम 3 पे आओगे, जस्ट उसके हायर लेवल से अगर तुम 3 पे आओगे, और फाइनली जब मैं इंफिनिटी से 3 पे आऊंगा, ये जो सारी रेडिएशंस हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन, ये गामा लाइन, ये डेल्टा लाइन एंड सो ऑन। ये जो सारी रेडिएशंस हैं, ये क्या कहलाती हैं? पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, ठीक है, ये सारी रेडिएशंस क्या कहलाती हैं? पाश्चन सीरीज। ठीक है, जब n इक्वल टू 3 पे आते हैं तो पाश्चन सीरीज। इसी तरीके से बेटा जो n इक्वल टू 4 पे आते हैं वो ब्रैकेट सीरीज, जो n इक्वल टू 5 पे आते हैं वो फंड सीरीज, जो n इक्वल टू 6 पे आते हैं वो हम्फ्री सीरीज। सारे यहां बना नहीं सकते, तो इट्स बेटर हम सबके लिए अब एक टेबल बना लें, हम सबके लिए अब एक टेबल बना लें। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला n1 की वैल्यू क्या है? n2 की वैल्यू क्या है? सीरीज का नाम क्या है? सीरीज n1 n2। ठीक है, ये बातें आ गई बेटा। इनका रीजन समझना होगा आपको। रीजन मतलब ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में लाई करते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में लाई करते हैं, इतनी बातें आपको समझनी है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज। अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो n1 होता है लोअर लेवल, n2 होता है हायर लेवल, और ये हो गया रीजन। तो लाइमन सीरीज मतलब आप किसी भी हायर स्टेट से 2, 3, 4 से लेके इंफिनिटी तक, किसी भी हायर स्टेट से अगर 1 पे आके गिरते हो, किसी भी हायर स्टेट से अगर 1 पे आके गिरते हो, है ना, किसी भी हायर स्टेट से अगर लोअर स्टेट पे आके गिरते हो, तो ये आपकी क्या कहलाती है? लाइमन सीरीज कहलाती है। और ये कौन से रीजन में लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। मतलब इसमें जो रेडिएशन आती है, उसमें जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है, वो कहां लाई करती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये बात ध्यान रखना। लाइमन सीरीज में जो भी रेडिएशन फॉल करती हैं, जब उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं वेवलेंथ की, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है वो सारी वैल्यूज कौन से रीजन में लाई करती हैं? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। सही है साहब? अच्छा, अगला सुनना, अगला होता है बामर सीरीज। बामर सीरीज में हम बोलेंगे लोअर स्टेट है n इक्वल टू 2, हायर स्टेट क्या हो सकती है भाई? इससे ऊपर वाली 3, 4, 5 से लेके इंफिनिटी तक। अगर ये हो सकती है तो बेटा हायर से लोअर आ रहे हो, ये कौन सा रीजन हो जाएगा? विजिबल रीजन। कौन सा रीजन हो जाएगा भाई? विजिबल रीजन हो जाएगा, विजिबल रीजन हो जाएगा। मतलब हायर से लोअर स्टेट आप आ रही है, बामर सीरीज है। अगर लोअर स्टेट n इक्वल टू 2 है और उसके लिए जो रीजन डिफाइंड है वो कौन सा है? विजिबल रीजन। सही है? अच्छा जी, आगे बात करें। अगला है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में n1 की वैल्यू 3 है ना, लोअर स्टेट की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि सारी रेडिएशन n इक्वल टू 3 पे आके फॉल करने वाली है। हायर रेडिएशन क्या होती है? ये 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तो जब हायर से लोअर 3 पे आता है तो बेटा इसको कहते हैं इंफ्रारेड रीजन। जो पाश्चन सीरीज की रेडिएशंस हैं वो कहां लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में। कहां लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन में।
इसी प्रकार अगर आप आगे बात करते हो, अगला है मेरे पास ब्रैकेट सीरीज। तो N1 हो जाएगा 4, लोअर स्टेट तो 4 हो जाएगी, हायर स्टेट हो जाएगी 5 6 7 से लेके इंफिनिटी तक, ये भी हो जाएगा फार इंफ्रारेड। ऐसे अगर मैं फंड सीरीज की बात करता हूं तो N1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 6 7 8 से लेके इंफिनिटी तक, और ये भी हो जाएगा फार इंफ्रारेड। सही है, आगे बात करें। आगे बात करें, अगली है हम्फ्रे सीरीज, जहां लोअर एनर्जी लेवल 6 है, हायर एनर्जी लेवल ये है ना, यहां से आप गिर के 6 पे आ रहे हो, तो ये भी कैसा रीजन है, फार इंफ्रारेड। तो बेटा बेसिकली इस पूरे को ही आप इंफ्रारेड मान सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, इस पूरे को ही आप इंफ्रारेड मान सकते हो। ऊपर आपका अल्ट्रावायलेट और विजिबल होता है, ऊपर आपका अल्ट्रावायलेट और विजिबल होता है। तो कभी कभी सवाल आपको यह कह देता है कि एक रेडिएशन जो है वो विजिबल रीजन में फॉल कर रहा है, बताओ कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, कौन सी सीरीज को वो बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज या फंड सीरीज। आंसर सीधा सा है, विजिबल रीजन बोले तो बामर सीरीज। इसी प्रकार अगर कोई रेडिएशन यूवी रीजन में लाई कर रहा है तो वो कहां आएगा, लाइमन सीरीज। अगर यूवी रीजन में लाई कर रहा है तो कहां आएगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, इंफ्रारेड में वो क्वेश्चन कोई नहीं पूछता क्योंकि ये सारे इंफ्रारेड है, और आपको डेटा इनकी वेवलेंथ्स का याद नहीं करना होता कि आप लोग ऐसे ध्यान रखो कि भाई ये किस रेंज में है, ये किस रेंज में है, ये किस रेंज में। नोबडी इज आस्किंग। सही है, ठीक है जी। तो ये बात आ गई, यूवी रीजन, विजिबल रीजन, ये पूरा का पूरा इंफ्रारेड रीजन। लाइमन बामर समझ आया क्या अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है जी। अगर ये समझ में आता है हायर से लोअर लेवल और ये आपका है लाइमन स्पेक्ट्रम, तो बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वेवलेंथ कैलकुलेट करने के, क्योंकि स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ही क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन, अलग अलग वेवलेंथ्स का कॉम्बिनेशन। एक स्पेक्ट्रम एक कलेक्शन है बहुत सारी वेवलेंथ का। तो जो भी रेडिएशन आ रही है 3 से 1, 4 से 2 या कहीं पे भी, इन रेडिएशंस का कुछ वेवलेंथ होता होगा, तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होती है, करेंगे कैलकुलेट। एक बात और बता दूं, ये जो लाइंस आ रही है ना तुम्हारी, ये जो लाइंस आ रही है ना तुम्हारी, ये जो तुमने वर्टिकल लाइंस, ये जो एरो वाले बनाए हुए हैं, इन सारी लाइंस को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। इन सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइंस आप ड्रॉ करते हो वर्टिकल वाली, ये क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बेटा ये लाइन स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर टॉपिक से ना दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक से दो तरीके के सवाल आपसे वो एक्सपेक्ट करता है जो आपको आने चाहिए, या तो रेडिएशन की वेवलेंथ आनी चाहिए या स्पेक्ट्रल लाइन की गिनती करनी आनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपको बोलेगा सबसे पहले वेवलेंथ निकालना, तो एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, रिडबर्ग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या कहता है रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला कहता है 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। 1/λ इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2², जहां पे हम बोलते हैं आपका लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, Z हो जाएगा एटॉमिक नंबर, N2 हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल,
N1 हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल, एंड R हो जाएगा मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट। R हो जाएगा मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट। अब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोग पढ़ते रहते हो एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी से गो थ्रू करना। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं सवालों को जल्दी सॉल्व करने की। मैंने आपको सिखाया है कि यहां पे वेवलेंथ मेजरली एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में पूछी जाती है। यहां पे जो वेवलेंथ है वो मेजरली एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में पूछी जाती है। तो बेटा जी, आपको जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकालने के लिए आप अज्यूम करेंगे 1/r को लगभग 912 एंगस्ट्रॉम, और तुम देखो कैसे फटाक से तुम्हारे जवाब आएंगे। तुम देखना कैसे फटाक से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। N1 N2 सब तुम्हें पता होगा, 1/r को 912 मान के सॉल्व करोगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द रिडबर्ग फॉर्मूला। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कहेगा एक रेडिएशन है जो n इक्वल टू 4 से विजिबल रीजन में आ रही है। तो बताओ n इक्वल टू 4 तो हो गया हायर लेवल। क्या उसने N1 के लिए तुम्हें हिंट दे दिया क्या? अगर उसने कह दिया विजिबल रीजन तो अंडरस्टूड है कि N1 क्या हो गया 2। अगर उसने कह दिया होता है एक रेडिएशन जो है वो n इक्वल टू 4 से अल्ट्रावायलेट रीजन में आ रहा है, तो अंडरस्टूड है n की वैल्यू क्या है 1। पर अगर वो कह देता इंफ्रारेड, तो हम नहीं पता कर सकते थे भाई कि ये है, ये है, ये है कि ये है, क्योंकि सारे इंफ्रारेड हैं। आप कहोगे सर ये इंफ्रारेड, ये फार इंफ्रारेड, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज तो इंफ्रारेड की है ना। तो वहां पे क्वेश्चन वो बोलेगा भी नहीं, वो आपसे अल्ट्रावायलेट या विजिबल का बोलेगा तो ही आपको आसान लगेगा। सही है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है साहब, बहुत बढ़िया। अगर रिडबर्ग फॉर्मूला क्लियर है, अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं, तो बेटा जी क्यों ना हम इस पे सवाल करके देखें, ताकि हमें पता चले कि क्या हमें वाकई में चीजें आती हैं या फिर ऐसे ही हम फंड मार रहे हैं इतनी देर से। सर फंड मत बोलो, फंड तो एक सीरीज का नाम है। अरे भाई रुक जा, क्वेश्चन देख ले, थोड़ी बातें सुन ले, क्या पता तुझे मजा आ जाए। सुनना ध्यान से। यस, करेंगे क्वेश्चन। चलिए आइए शुरू करते हैं एक सवाल, देखिएगा। क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट wavelength of this line of Balmer series in case of helium ion in terms of R। इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, ये है मेरे पास। आपको क्या करना है, पहला सवाल है, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है बामर सीरीज के लिए एच बीटा लाइन, एच बीटा मतलब बीटा लाइन, एच बीटा इज सेम एज बीटा लाइन, ठीक है, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है ना, हीलियम आयन के लिए कैलकुलेट करो। अच्छा जी, तो बेटा जी पहली बात, एच बीटा मीन्स बीटा लाइन, दैट मीन्स इन दिस केस हम क्या कह देंगे, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, है ना। अल्फा होती है फर्स्ट लाइन, बीटा होती है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का मतलब ट्रांजिशन क्या होगा, बामर सीरीज की पहली लाइन होगी 3 से 2, दूसरी लाइन होगी 4 से 2। दूसरी लाइन क्या होगी 4 से 2। अगर 4 से 2 लाइन है मेरे पास में, तो हम बोलेंगे 4 है मेरा N2, 2 है मेरा N1। तो हम बोलेंगे अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है, दैट टू इन केस ऑफ हीलियम आयन, तो आप ध्यान से सुनिएगा, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे 1/λ निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R इंटू 2 का स्क्वायर,
है ना, z स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास में 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास में 1/4 का स्क्वायर। यही तो ट्रांजिशन है। ठीक है जी, आओ अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी तो r इंटू 4 यानी कि 4r इंटू 1/4 माइनस 1/16, 1/4 माइनस 1/16। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4r कॉमन आएगा इंटू 1/4 आएगा, ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/4, ये क्या बनेगा 1 माइनस 1/4। अच्छा जी, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3r/4, वैल्यू क्या आ जाएगी 3r/4, 1 बाय लैम्डा 3r/4 के बराबर हो गया, 1 बाय लैम्डा 3r/4 के बराबर हो गया, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा 4/3r, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा 4/3r। देख लो ध्यान से, लैम्डा क्या आ जाएगा 4/3r। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भैया बामर सीरीज बोली थी तो उसका ट्रांजिशन समझा, क्योंकि मुझे बीटा लाइन कही गई थी, पहली लाइन 3 से 2, दूसरी लाइन 4 से 2, है ना, तो बीटा लाइन आ गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब अगर मुझे आंसर एंगस्ट्रॉम में बताना है, अगर मुझसे कोई आंसर एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो मैं लैम्डा को लिख दूंगा 4/3 इंटू 912 और इसको काट दूंगा, ये बन जाएगा 304, ये बन जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम, राइट। ठीक है, 1216 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। ओके, अगला सवाल करें। अगला सवाल देखते हैं, सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, बाकी आपको डीपीपी में और सवाल मिलेंगे, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, सुनना ध्यान से। इन बामर सीरीज, in Balmer series of hydrogen spectrum, in Balmer series of hydrogen spectrum, the first line, the first line from red end corresponds to, the first line from red end corresponds to which of the following, corresponds to which of the following inter orbit jump for hydrogen atom, इंटर ऑर्बिट जंप फॉर हाइड्रोजन एटम। ऑप्शंस देखो, 5 से 2, 4 से 1, 2 से 5, 3 से 2। ठीक है, दिमाग लगा के करना है क्वेश्चन, ट्राई करोगे क्या, ट्राई करोगे क्या भाई। डिस्कस करें, आइए करते हैं इस सवाल को डिस्कस। तो जिन भी बच्चों ने इस सवाल अटेम्प्ट कर लिया है उनके लिए बता दूं आंसर है डी। जिन भी बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट कर लिया है उनके लिए बता दें आंसर है डी। जिनसे नहीं हुआ वो देखें, जिनसे हो गया वो भी एक बार देखें। कई बार तुक्का लग जाता है, हमें सोचना है सही लॉजिक है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेटा अगर बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो ये बात तो क्लियर है ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमेशा कैसा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमेशा कैसा होता है, एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमेशा ही वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, हमेशा ही वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा। इसका मतलब 2 से 5 लोअर से हायर जाना नॉट अलाउड, है ना।
ठीक है जी, ये बात समझ आई, कोई दिक्कत। बाकी तीनों हायर से लोअर वाले हैं, तो एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। अब सुनना ध्यान से, रेड एंड, द फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, तो बेटा विबग्योर, रेड कलर कहां होता है? विबग्योर में होता है। और बेटा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको नहीं पता, विबग्योर वो है जो हमें आंखों से दिखता है, मतलब ये क्या हो गया? विजिबल रीजन। ये क्या हो गया? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन है। आपको ये बात पता है कि रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आप इधर से इधर जाते हो, आपका लैम्डा इंक्रीज करता है। आप इधर से इधर जब जाते हो, आपका लैम्डा इंक्रीज करता है ना? ठीक है, तो एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को आगे समझने के लिए। ध्यान से देखना, सवाल ने आपको बोला है द फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, मतलब लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर लाइन बोलता वॉयलेट तो हम बोलते लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, क्योंकि यहां से यहां जाने में वेवलेंथ बढ़ती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में बोला जाए इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आपको अगर कभी बोला जाए लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ और लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी, तो बेटा मिनिमम एनर्जी क्यों? क्योंकि एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा, तो एनर्जी और लैम्डा हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो एनर्जी को तो मिनिमम होना ही पड़ेगा। तो बेटा ये कौन सी लाइन होगी? तो ये वो लाइन होगी जो जस्ट ऊपर वाले से आएगी उतर के। तुम सोचो, मुझे ज्यादा एनर्जी कहां से कहां लगेगी? यहां से यहां आने में लगेगी या यहां से यहां आने में लगेगी? सोचो, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, तो बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इंफिनिटी से यहां तक लाने में, सबसे कम एनर्जी लगेगी जस्ट ऊपर से यहां तक लाने में। समझते हो ना ये बात? तो वही चीज है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी इंफिनिटी से लाने में, सबसे कम एनर्जी लगेगी जस्ट ऊपर से लाने में। तो हमने बोला लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ या फिर मिनिमम एनर्जी का मतलब है जस्ट हायर लेवल से नीचे आ जाना, जस्ट हायर लेवल से नीचे आ जाना, है ना? और अगर मैंने बोला लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ और लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, अगर मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी की लाइन आपको लेनी है तो हम बोलेंगे मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी कब लगेगी? जब आप कहां से कहां होगे? इंफिनिटी से सीधा नीचे तक, इंफिनिटी से सीधा नीचे तक आओगे, यानी कि N1 जो भी लेवल हो, लाइमन हो, बामर हो, पास्चन हो, जो भी हो। देखना ध्यान से, या कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ जी, तो अगर मैंने बोला ये चीज आपको समझ में आ गई, अगर मैं बोलता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, अब ध्यान से देखो, विबग्योर का मतलब विजिबल रीजन, विजिबल रीजन का मतलब है बामर सीरीज, विजिबल रीजन का मतलब है बामर सीरीज, बामर सीरीज का मतलब है N1 की वैल्यू फिक्स है 2, बामर रीजन का मतलब है N1 की वैल्यू फिक्स है बेटा 2, N2 की वैल्यू निकालनी है। अगर N2 की वैल्यू निकालनी है तो आप ध्यान से देखिएगा N2 की वैल्यू क्या आएगी। तो भैया फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, इस लाइन का बहुत सिग्निफिकेंस है। रेड वाले एंड से पहली लाइन मतलब रेड वाली लाइन, रेड वाली लाइन कौन सी है? मैक्सिमम वेवलेंथ की या मिनिमम वेवलेंथ की? ऑब्वियसली मैक्सिमम वेवलेंथ की। मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर लाइन है तो वो क्या होगी? जस्ट ऊपर से अपने वाले लेवल पे, n इक्वल टू 2 तो इसका लोअर लेवल है, तो जस्ट ऊपर वाला लेवल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा।
दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, यानी कि 3 से 2। अगर वो सेकेंड लाइन बोलता तो ऑरेंज के लिए बोलते हम, वो क्या हो जाता जस्ट पहले 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, इस तरीके से। समझ रहे हो? पक्का? ओके, समझ आई बात? गुड क्वेश्चन था ये, नीट के पेपर में पूछा गया था ऑल दो, बट हाँ अच्छा सवाल था। ठीक है, देखा ध्यान से? पक्का ना? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन ही कह देता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज। तो दिमाग में चमकना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी मतलब इंफिनिटी से लाइमन है मतलब 1 आना है, इंफिनिटी से 1 की वेवलेंथ पूछ रहा है, n1 n2 पता चल गया, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा? पक्का? बहुत बढ़िया, ओके जी। चलो यहां तक अगर बात समझ आती है तो एक कैलकुलेशन और, मैंने आपको बोला था ना आपसे 2 तरीके की बातें पूछता है, या तो वो रिडबर्ग फॉर्मूला पूछेगा जिससे आप वेवलेंथ निकालते हो, या फिर आपसे वो पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। या फिर आपसे वो पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब वो जो एरोज वाली लाइंस आ रही हैं, मैंने बोला मैं 4 से 2 आ रहा हूं, बताओ कितनी स्पेक्ट्रल लाइन टोटल आएंगी, है ना? मैं 5 से 1 आ रहा हूं, बताओ टोटल कितनी लाइंस आएंगी। तो बेटा टोटल लाइंस का मतलब क्या है, समझो बात को ध्यान से। सपोज करो मैंने बोला एक एग्जांपल कि मैं 4 से 1 आ रहा हूं, तो बताओ टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। है ना, ये हमें बताना है। तो बेटा एनर्जी लेवल्स मार्क कर लो, ये हो गया n इक्वल टू 1, ये हो गया n इक्वल टू 2, ये हो गया n इक्वल टू 3, ये हो गया n इक्वल टू 4। 4 से 1 आना है। अब 4 से 1 आने के क्या तरीके हैं, 4 से 1 आने के क्या तरीके हैं? एक तो तरीका है कि 4 से 1 डायरेक्ट आ जाओ, एक तो तरीका है 4 से 1 डायरेक्ट आ जाओ, एक तरीका है 4 से 2 आ जाओ, 2 से 1 आ जाओ, एक तरीका है 4 से 3 आ जाओ, 3 से 2 आ जाओ, 2 से 1 आ जाओ। बताओ कोई और तरीका नजर आ रहा है क्या? बताओ भाई कोई और तरीका नजर आ रहा है क्या? एक तरीका और नजर आ रहा है, 4 से 3 आ जाओ, 3 से 1 आ जाओ। देखना तो ध्यान से, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, ठीक है, पक्का? अच्छा, अगर ये सारे पॉसिबल वेज हैं तो हमें गिननी है कि ये टोटल कितनी लाइंस हैं, प्रोवाइडेड मुझे रिपीटिशन काउंट नहीं करना, मुझे रिपीटिशन काउंट नहीं करना। जैसे एक ट्रांजिशन है पूरा 4 से 1, एक ट्रांजिशन है पूरा 4 से 1, ये एक पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन है। एक है 4 से 2, 2 से 1, तो 4 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया। अच्छा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो अब की बारी में 2 से 1 काउंट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 काउंट नहीं करूंगा क्योंकि एक बार कर चुका हूं, 2 बार रिपीट नहीं करना। अच्छा, अब यहां भी 4 से 3 तो नहीं काउंट होगा, 3 से 1 काउंट होगा क्योंकि वो एक अलग ट्रांजिशन है। यस, देख पा रहे हो क्या? टोटल कितनी लाइंस आ रही हैं? 6। टोटल कितनी लाइंस आ रही है? 6। यस, बताओ, है ना? ये आ गई। तो बेटा ये तो चलो 4 से 1 एक आसान ट्रांजिशन था, तुमने पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस निकाल दी, प्रोवाइडेड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना, पीएनसी जैसे मैथ्स में जो करते हैं। परंतु अगर मैं कोई बड़ा चेंज दे दूं, मैं कह दूं 7 से 1 बताओ, तो कहां तक ऐसी लाइंस ड्रॉ करते रहोगे? मैं कह दूं 9 से 2 बताओ, कहां तक ऐसी लाइन ड्रॉ करते रहोगे? मैं कह दूं 12 से 3 बताओ, कहां तक लाइन ड्रॉ करते रहोगे? तो हमको ऐसे केसेस में एक फॉर्मूला मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया नहीं हो जाएगा? अगर ऐसे केसेस में हमको एक फॉर्मूला मिल जाए तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो ध्यान से, हमने बोला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस,
किसके बराबर हो जाएगा? n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। देखो ध्यान से, है ना? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है? n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। जहां n2 है हायर एनर्जी लेवल, n1 है लोअर एनर्जी लेवल। तुम इस फॉर्मूले से ट्राई करके देखो अपना यही वाला एग्जांपल। 4 से 1 वाला। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ लाइंस क्या होती हैं? n2 माइनस n1 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। तुम देखो, बिना कोई डायग्राम बनाए तुम्हें अपने आप आंसर मिल गया 6 लाइन। बिना कोई डायग्राम बनाए तुम्हें अपने आप आंसर मिल गया 6 लाइंस। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई है वहां पे? 6 आ गई है। अब चाहे ऐसे देखो चाहे वैसे देखो, बात सेम है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस। अब एक सवाल और, एक सवाल और। समटाइम instead of टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कभी कभी ना टोटल स्पेक्ट्रल लाइन ना पूछ के नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सीरीज इज आस्क्ड। मतलब क्वेश्चन कह देगा कि आपका ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 1, बताओ मुझे 4 से 3 में कितनी लाइंस आ रही हैं। ठीक है, या आपको कहेगा सवाल 4 से 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, बताओ बामर रीजन में कितनी लाइंस आ रही हैं। तो आप क्या करोगे? ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना होता। नंबर ऑफ रेलेवेंट लाइन क्या हो जाएगी? जो भी हायर लेवल है, जो भी हायर लेवल है उसमें से हम क्या कर देंगे? सीरीज स्पेसिफिक n1 को माइनस कर देंगे। सीरीज स्पेसिफिक n1 को क्या कर देंगे? माइनस। ये 4 मतलब इस क्वेश्चन के लिए है, इन केस अगर कुछ और हो तो ये सीरीज स्पेसिफिक n1 हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां बोला होता, कि 4 से 1 वाला ट्रांजिशन है, तो नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू बामर रीजन, तो वो क्या हो जानी चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? 4 तो हाईएस्ट लेवल है, बामर का मतलब 2, यानी कि आंसर क्या आ जाना चाहिए? 2। अब ध्यान से देखो, क्या 2 मैच भी कर रहा है? क्या 2 मैच भी कर रहा है? तो अब देखो, आप 4 से कहां आ रहे हो? 1 आ रहे हो। 2 पर कितनी लाइन आके रुक रही है? तो बेटा एक ये लाइन है जो 2 पे आके रुकी है, एक ये लाइन है जो 2 पे आके रुकी है। दो ही लाइंस तो रुकी है, तो आंसर 2 ही तो लिखा है। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू पाश्चन रीजन, तो आप क्या बोल दोगे? 4 माइनस पाश्चन का n1 होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर आंसर हो जाना चाहिए 1, तो तुम खुद देखो, पाश्चन में ये भी 4 से 3 है, ये भी 4 से 3 है, हम दोनों सेम ट्रांजिशन को एक ही मानते हैं, तो एक ही कंसीडर करेंगे इसको, एक ही लाइन कंसीडर करेंगे इसको। देखो ध्यान से, ठीक है? तो अगर एक पर्टिकुलर सीरीज की बात कर दे तो ये कर दो, टोटल बात कर दे तो ये कर दो। समझ आएगा? थोड़ा सा लेक्चर में खींच रहा हूं, परेशान मत होना, चीजें थोड़ी ढंग से कवर हो जाएंगी यार, है ना? क्लियर है? देखो यहां तक यार, चीजें समझ आई क्या? हाँ जी, आओ एक क्वेश्चन करें, चलो देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, electron in sample of hydrogen atom from an excited state
from an excited state returns to ground state. From an excited state returns to ground state and show emission of 10 lines. And show emission of 10 lines. Okay. How many of these belong to visible region? अच्छा सवाल है, ध्यान से सोचो, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 3। ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई, वीडियो को पॉज करें, सवाल को ट्राई करने की कोशिश करें प्लीज। चलो, आई होप आप लोगों ने सवाल करा होगा। आपका आंसर है इस सवाल का 3। चलो देखो ध्यान से, पहले देखते हैं दिया क्या क्या है। आपको बोल रहा है एक हाइड्रोजन एटम का सैंपल है जो किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है। मतलब एक्साइटेड स्टेट है N2, ग्राउंड स्टेट है 1। अगर ग्राउंड स्टेट बोलिए तो वो तो 1 ही है, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। टोटल 10 लाइंस दिखा रहा है, टोटल 10 लाइन दिखा रहा है। सवाल कह रहा है इन टोटल में से कितनी लाइन विजिबल रीजन में फॉल कर रही हैं। यानी कि मुझे क्या बताना है, हायर स्टेट माइनस विजिबल होता है बामर रीजन, मुझे ये बताना है। आपको मैंने बोला था ना, नंबर ऑफ लाइन बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर सीरीज क्या होता है, हायर स्टेट माइनस 2। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, टोटल 10 लाइंस है। अगर टोटल 10 लाइंस है तो फॉर्मूला लगा देते हैं N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू आ गई 20। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। -1 + 1 कैंसिल हो गया, हम बोलेंगे N2 इंटू N2 माइनस 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं 10 लाइंस है ना, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20। तो बेटा ध्यान से देखो, आपके पास N2 स्क्वायर माइनस N2 इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी N2 स्क्वायर माइनस N2 माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला धराचार्य जी वाला फॉर्मूला लगा दे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। अच्छा, तो वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 81 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस माइनस रूट 81 इज 9, तो 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आएगी 10/2 5, -8/2 इज -4। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव तो आ नहीं सकता। आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा, N2 आ गया। अगर N2 5 आ गया है तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे जस्टिफाई भी कर रहा है। N2 की वैल्यू आ गई है 5, मतलब आपका एक्चुअल ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 5 से 1। एक्चुअल ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 5 से 1। पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू विजिबल रीजन। विजिबल मतलब बामर सीरीज, यानी कि 5 - 2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ आई बात। तो विजिबल रीजन में इन टोटल 10 में से कितनी लाइनें आ रही होंगी, केवल 3। सही है साहब, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है, आइए एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को टाटा बाय बाय कर देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को टाटा बाय बाय कर देंगे। प्लीज देखने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज देखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड the number of lines obtained in Lyman series the number of lines obtained in Lyman series when an electron jumps from
6th orbit to 2nd orbit. When an electron jumps from 6th orbit to 2nd orbit, पहला ऑप्शन हो जाएगा 4, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 10, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 5 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0. प्लीज ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके सवाल सॉल्व कीजिएगा. आपको बतानी है नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड इन लाइमन सीरीज जब आपका इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पे आ रहा है. आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सवाल करा होगा. इसका आंसर हो जाएगा भैया 0. कुछ सोचना ही नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन आ ही 6 से 2 पे रहा है तो भैया 1 तक तो वो पहुंचा ही नहीं, 2 पे ही आके रुक गया. लाइमन सीरीज तो 1 पे होती है. जब 1 तक पहुंचा ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. दैट्स इट. बच्चे यहां पे कहते हैं सर 5 आ जाएगा आंसर. आपने फॉर्मूला बताया था 6 - 1 5. अरे भैया दिमाग तो लगाओ. जब इलेक्ट्रॉन 2 से आगे जा ही नहीं रहा तो 1 पे कैसे चला जाएगा? जाएगा ही नहीं. तो आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो बेटा जी इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर करते हैं समाप्त. आई नो 3-4 के हार्ट फेल हो चुके होंगे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कि आज तो 2 घंटे खींच दी क्लास. तो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा टाइम और है, 1 या 2 लेक्चर्स की बात और है, आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपका इनऑर्गेनिक शुरू होने वाला है. सही है बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, बाय बाय.